हेलो डियर स्टूडेंट्स। अगर आप इस बार नीट 2022 का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के थोड़े से परेशान हैं कि इस बार किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा गेस पेपर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट 2022। आपको ऐसा लग सकता है कि सर आपको कैसे पता कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहली बात, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं पिछले ऑलमोस्ट 18 ईयर्स से 18 सालों से मैं प्री मेडिकल की प्रिपरेशन स्टूडेंट्स को कराते हुए आ रहा हूं और बहुत अच्छी तरह से मैंने पेपर को देखा, सोचा, समझा है और इसी के आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के नीट एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो आखिर कैसा लगा। आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक साइक्लोहेक्सीन दिया हुआ है ड्यूटेरियम जोड़ करके और आपको बोला हुआ है कि अगर निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराया जाए तो आंसर आखिर क्या बनेगा। तो देखिए बच्चों, रिएक्शन बहुत ही सिंपल सी है जिसमें आपको पाई बॉन्ड तोड़ करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना होता है। लेकिन जिस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं उससे साफ साफ पता चल रहा है कि इसके अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री भी पूछी जा रही है। तो हमेशा ध्यान रखिए बच्चों कि जब आप कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं एल्कीन या फिर एल्काइंस का मेटल की प्रेजेंस में, तो ये 4 सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनाते हुए रिएक्शन कंप्लीट होती है और उसी इंटरमीडिएट के बिहाफ पर ये बोला जाता है कि इस रिएक्शन के अंदर जो एडिशन होगा वो सिन एडिशन होगा, यानी जो H2 HH की फॉर्म में जुड़ेगा तो जुड़ने वाले दोनों हाइड्रोजन सिमिलर साइड पर जुड़ेंगे जो प्रोडक्ट में आपको नजर आने चाहिए। तो आइए बच्चों, इस बात का ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट अगर अपन आइडेंटिफाई कर लें तो देखिए यहां पर सैचुरेटेड कार्बन चेन बन चुकी है और दोनों HH सेम साइड पर दिखा रखे हैं, यानी एक तरह से सिस कॉन्फ़िगरेशन दिखा रखा है और इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला वाला जो क्वेश्चन है ये जीओसी को टारगेट करते हुए बनाया गया है, जिसके अंदर कुछ कार्बोकेटाइन दे रखे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो आखिर क्या होगा। तो बच्चों, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी कभी भी अगर आपको निकालना है तो जो कॉन्सेप्ट होता है, रूल होता है, वो हमेशा दिमाग में रखिए। कार्बोकेटाइन्स के अंदर ये बोला जाता है कि +M वाले या +I वाले ग्रुप फेवरेबल हैं और अगर मान लीजिए -M या -I वाले ग्रुप जोड़े जाएं तो वो स्टेबिलिटी के लिए नॉट फेवरेबल माने जाते हैं। तो आइए सारे के सारे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन नजर आ रहे हैं, तो पैरा पोजीशन पर जो ग्रुप दिया हुआ है उसका रिजल्टेंट जो इफेक्ट लगेगा उसकी यहां पर अपन को बात करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट वाले में मिथॉक्सी ग्रुप दिया हुआ है, तो बच्चों ये मिथॉक्सी लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप होता है तो इसका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन के ऊपर +M लगेगा। सिमिलरली यहां पर OH दिया हुआ है तो OH भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो उसका भी इफेक्टिवली +M लगेगा। और यहां पर नाइट्रोजन दिया हुआ है, ये भी एक लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है तो उसका भी इफेक्टिवली +M काम करेगा। जबकि क्लोरीन के अंदर +M भी होगा लेकिन इसके अंदर जो डोमिनेटिंग होता है ये माना जाता है -I। ठीक है, तो इस बिहाफ पर ये तो आपको समझ में आ ही गया है कि जो लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होने वाला है ये होने वाला है 4th वाला। लेकिन केवल इतना सा बोलने से काम नहीं चलेगा और चलना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब बच्चे कुछ तीनों +M वाले ग्रुप की अगर अपन तुलना कंपैरिजन कर लें तो ध्यान से देखिए बच्चों, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने देगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से अगर जाएंगे तो +M जो है वो NH2 का ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप से ज्यादा माना जाएगा और +M अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी वुड बी मैक्सिमम, यानी जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये आएगा सबसे आगे और ये सबसे आगे केवल एक में ही दे रखा है तो ऑब्वियसली बात है आपका जो आंसर है वो 2nd हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बात हमेशा आप ध्यान रखिए कि बच्चों कुछ स्पीसीज हैं जिनका +M अक्सर काम आ जाता है, तो आप +M का जो ऑर्डर है वो इस क्वेश्चन के बिहाफ पर एक बार लिखना चाहें लिख लीजिए, जो आपके एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके से काम आ सकता है। तो सबसे पहले बात होती है बच्चों NH2 की, इसके बाद नंबर आता है NHR का और इसके बाद में नंबर आ जाता है NR2 का। इसके बाद आप ऑक्सीजन वाले ग्रुप ले सकते हैं और ऑक्सीजन के अंदर पहले आ जाता है OH और बाद में आ जाता है OR। तो ये 4 या 5 ग्रुप जो हैं ये काफी फेमस हैं और अक्सर जब भी क्वेश्चन आते हैं इन्हीं के
ओरिएंटेड बना करके क्वेश्चन अक्सर दे दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 हेलाइड्स दे रखे हैं और इन तीनों हेलाइड्स में जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ है उसका ऑर्डर हमें पहचानना है कि कौन सा ऑर्डर सही रहेगा। तो बच्चों, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ की जब हम बात करेंगे तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि कार्बन क्लोरीन वाला बॉन्ड वास्तव में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या पार्शियल डबल बॉन्ड है। आइए एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले कंपाउंड की अगर बात कर लूं तो इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड एज इट इज माना जाएगा और एज इट इज का मतलब हो गया कि ये वाला बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी की अगर अपन बात कर लें तो बच्चों इसमें रेजोनेंस है। रेजोनेंस के बिहाफ पर यहां पर अभी सिंगल है, रेजोनेंस के बाद डबल बॉन्ड आएगा और आप जब हाइब्रिड बनाओगे तो इसको मान करके चलोगे कि ये क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड। और इसी तरीके से अगर आप क्लोरोबेंजीन की बात कर रहे हैं तो भैया इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल है और बेंजीन रिंग बना करके सोचोगे तो बड़े आराम से समझ जाओगे कि यार इसमें तो रेजोनेंस रिलेटिवली काफी ज्यादा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो अपन वास्तविकता लिख दें तो ये क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड। लेकिन आप इसमें ऐसे समझिएगा कि जो क्लोरोबेंजीन है इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनने का मतलब जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा वो बी में भी आएगा और सी में भी आएगा, लेकिन सी वाले में जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा वो ज्यादा आएगा रेजोनेंस ज्यादा होने से। और आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर जितना ज्यादा आएगा बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है ना, तो आइए ऑप्शन देखें। सबसे आगे तो सिंगल बॉन्ड आना ही है, ए आना ही है, और बी और सी में जैसे मैंने बताया कि सी वाले में रेजोनेंस ज्यादा होने से जो बॉन्ड लेंथ होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी सी सबसे पीछे आएगा और इसी बिहाफ पर आपका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 1 जाना चाहिए। गिव रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दे रखे हैं और आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो इस रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो क्या होगा। बच्चों देखिए, एक होता है प्रोडक्ट बनाना जो अक्सर पूछा जाता है, यहां भी कुछ क्वेश्चन में पूछा जाएगा, और दूसरा फेमस क्वेश्चन एंटायर ऑर्गेनिक में बनता है रिएक्टिविटी ऑर्डर। और आप जानते हैं कि रिएक्टिविटी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के आधार पर निकाली जाती है और इसीलिए कई सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जिनके मैकेनिज्म आपको हमने तैयार करवाए हैं और वो एग्जामिनेशन में इनडायरेक्टली ऐसे काम आ जाते हैं। ओके, तो अगर अपन सोडा लाइम मिलाते हैं इन कार्बोक्सिलिक एसिड में तो जो इंटरमीडिएट बनता है ये क्या बनता है, कार्ब एनायन। मैं लिख देता हूं आपके लिए, रिएक्टिविटी ऑफ RCOOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। ठीक है ना, जिस रिएक्शन में जो भी इंटरमीडिएट बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से आपको डिसीजन लेना होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हम CO2 हटा करके रेस्पेक्टिव R नेगेटिव बना देंगे, यहां पर भी हम CO2 हटा करके R नेगेटिव बना देंगे और यहां पर भी हम CO2 हटा करके R नेगेटिव बना देंगे। अब ये जो डिफरेंट टाइप के कार्ब एनायन नजर आ रहे हैं इनकी स्टेबिलिटी को सोचिए। तो जैसे ही यहां पर स्टेबिलिटी को आप सोचोगे तो आपको नजर आएगा कि यार ये जो थर्ड वाला कार्ब एनायन है इसमें तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, जो सेकंड वाला कार्ब एनायन है ये sp2 है, और अगर फर्स्ट वाले की बात कर लूं तो ये sp3 है। और आप एक सिंपल सा स्टैंडर्ड सा रूल जानते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन बदल रहा होता है तो उस कार्बन की En बदल जाती है, और नेगेटिव के रेस्पेक्ट में बोला जाता है कि नेगेटिव ऑन मोर En विल बी मोर स्टेबल। और इसी बिहाफ पर डियर स्टूडेंट्स जो कंपाउंड नंबर थर्ड है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा मानी जाएगी, यानी रेस्पेक्टिव एसिड विल बिकम मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है जी, तो आइए देखिए ऑप्शन। पहले आ गया 3, उसके बाद आ जाएगा 2 और सबसे लास्ट में सैचुरेटेड वाला यानी कि 1। तो इस बिहाफ पर बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। हाँ जी, ये भी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। कुछ हाइड्रोकार्बन आपको दे रखे हैं, लैंग्वेज क्या है, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर द अबो कंपाउंड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बच्चों, इस तरह की जो सिचुएशन होती है इसमें पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोला जाए तो
तो हम बात करते हैं होमोलाइसिस की। और होमोलाइसिस की अगर बात करेंगे तो आप समझते हैं कि होमोलाइसिस करने पर क्या बनेगा, फ्री रेडिकल R डॉट। और इसके अलावा एक कंसेप्चुअली अगर बात कर लूं तो कंसेप्चुअली बात ये है कि यार रिएक्टिविटी का अपोजिट चलता है डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि किसी पर्टिकुलर बॉन्ड की अगर रिएक्टिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब ये होता है कि वो आसानी से टूटेगा, और कोई भी बॉन्ड अगर आसानी से टूटेगा तो इसका मतलब है कि उसको लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है डिसोशिएट होने के लिए, और इसलिए मैंने बोला कि ये कैसे चलता है, अपोजिट। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट आपको लिख करके देना पड़ेगा यहां पर, तो आइए उसको आप समझ लीजिए, नोट करना चाहे नोट कर लीजिए कंसेप्ट। तो अगर मैं बात करता हूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है प्यारे बच्चों ये रिएक्टिविटी के अपोजिट हो जाएगा। और रिएक्टिविटी की अगर अपन बात करते हैं तो रिएक्टिविटी निकाली जाती है स्टेबिलिटी के बिहाफ पर। ओके, और ऑलरेडी जैसे मैंने बोला ही है कि इंटरमीडिएट यहां पर आपको क्या बनाने, होमोलाइसिस करते हुए फ्री रेडिकल। तो ये आपका यहां पर बच्चों कंसेप्ट हो जाएगा, यानी आप सबसे पहले स्टेबिलिटी निकाल लीजिए और स्टेबिलिटी का अपोजिट कर दीजिएगा, तो आपके लिए जो डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है वो डिसाइड हो जाएगा। अब आइए सबसे पहले हमारी जैसे आदत है स्टेबिलिटी, तो पहले स्टेबिलिटी निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाले में मिथाइल फ्री रेडिकल बन रहा है, दूसरे वाले में इथाइल फ्री रेडिकल बन रहा है, तीसरे वाले में ध्यान से देखिए बच्चों एलाइल फ्री रेडिकल बन रहा है, और लास्ट वाले में फिनाइल फ्री रेडिकल बन रहा है। तो स्टेबिलिटी की अगर बात कर लूं तो सबसे पहले तो आ जाएगा रेजोनेंस वाला यानी कि 3, इसके बाद आ जाएगा बच्चों हाइपर वाला यानी कि 2, इसके बाद आ जाएगा नॉर्मल यानी कि 1, और सबसे लास्ट में ये वाला, क्योंकि इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पर डॉट आएगा, और आप जानते हैं बेंजीन वाला डॉट रेजोनेंस तो कर नहीं पाएगा, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी मानी जाएगी सबसे कम। तो बच्चों ये तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, और आपको निकालना क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी, तो वो इसका अपोजिट माना जाएगा, और इसका अपोजिट अगर मैं कर लूं तो ये हो जाएगा 4 1 2 3। 4 1 2 3 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर एक रिएक्शन सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, और जो एंड प्रोडक्ट Z है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1 में आपको एक एल्कीन दे रखी है, और आपको बोला हुआ है कि इसके अंदर HBr विद पेरोक्साइड मिलाइएगा। तो बच्चों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि HBr पेरोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो इसके अंदर अपन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करोगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब कि जो नेगेटिव पार्ट होगा वो लेस हाइड्रोजन पर नहीं बल्कि मोर हाइड्रोजन वाले sp2 कार्बन पर जाकर के जुड़ेगा। तो इसी बिहाफ पर अगर मैं Y वाला प्रोडक्ट लिख करके बताऊं तो जो टर्मिनल कार्बन है उस पर तो आप ब्रोमाइड जोड़ दीजिएगा, और जो अनदर कार्बन है उस पर आप H जोड़ दीजिएगा। तो ये बन गया आपका आंसर नंबर Y। अब इस आंसर नंबर Y के बाद आपको Z बनाना है, और जो रिएक्शन है उसको आप ध्यान से देखिए। आपको दिया हुआ है सोडियम इथॉक्साइड, और आपके पास जो Y बना हुआ है ये क्या है, 1 डिग्री हैलाइड, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 डिग्री हैलाइड और स्ट्रॉन्गर बेस अगर लिया जाए तो ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। और हाँ, सही सोच रहे हो, ये वही रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो बस विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में होता क्या है कि जो ब्रोमीन है ये तो बच्चों एज ए लिविंग ग्रुप अलग हो जाएगा, और उस लिविंग ग्रुप के बदले जो रिएजेंट है उसका न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ेगा, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या है, इथॉक्साइड। तो आपका जो आंसर बनना चाहिए वो एक प्रकार का ईथर बनना चाहिए ऐसे वाला। अब आइए जो ऑप्शन है उनको देखिए और पहचानिए कि ये वाला ऑप्शन किस में दिया हुआ है। ये हो गए बच्चों टोटल 4 कार्बन, ये हो गए 2 कार्बन, यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आंसर 3 यहाँ पर टिक कर दीजिए। हाँ जी, इस क्वेश्चन में आपका वन ऑफ द वेरी फेवरेट और सिंपल टॉपिक मैंने कंसिडर किया हुआ है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के अंदर, और ये है पॉलीमर्स। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडिशन होमोपॉलीमर। ध्यान से पढ़िए बच्चों, एडिशन की बात कर रहा है और होमोपॉलीमर की बात कर रहा है। तो भैया क्या होता है होमोपॉलीमर? होमोपॉलीमर का मतलब होता है वन टाइप ऑफ मोनोमर, ठीक है ना। इस प्रकार का पॉलीमर जिसको बनाने में एक ही प्रकार के मोनोमर पार्टिसिपेट कर रहे हो, रिएक्शन एडिशन हो, तो उसको एडिशन
पॉलीमर बोला जाता है। यहाँ पर नॉट बोला हुआ है तो इस बात का भी अपन ध्यान रखेंगे। आइए जो ऑप्शन है उसका एनालिसिस कर लेते हैं। बच्चों टेफ्लॉन क्या होता है? पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, और आप जानते हैं कि ये किससे बनेगा? टेट्राफ्लोरोइथीन से। तो टेट्राफ्लोरोइथीन तो एक ही कंपाउंड हुआ, यानी इसको अपन होमोपॉलीमर मान करके चलेंगे। इसकी अगर बात कर लें तो ये है ब्यूना एस, और ब्यूना एस किससे बनता है बच्चों? एक तो बनता है ब्यूटाडाइईन से, और इसके अलावा एक बनता है ये स्टाइरीन से। यानी इसके अंदर एक नहीं 2 प्रकार के मोनोमर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बच्चों इसको होमोपॉलीमर नहीं बोला जाएगा बल्कि इसको कोपॉलीमर बोला जाएगा। तो ये वाला आंसर होना चाहिए। लेकिन एक बार बाकी ऑप्शन की भी बात डेफिनेटली कर लूंगा। ये क्या है? पीवीसी, और पीवीसी किससे बनेगा? विनाइल क्लोराइड से। ओके, तो बच्चों ये भी क्या हो गया? होमोपॉलीमर। और ये क्या है? पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, तो ये किससे बनता है? एक्राइलोनाइट्राइल से, और एक्राइलोनाइट्राइल भी अपने आप में एक ही कंपाउंड है, तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा? होमोपॉलीमर। तो इसलिए बच्चों एग्जैक्टली हमने जो ऑलरेडी टिक किया है ऑप्शन नंबर 2 वो यहां पर बिल्कुल सही माना जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बच्चों कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म से लिया हुआ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए। एक कंपाउंड आपको दे रखा है ब्यूटेन, आपसे बोला हुआ है देयर इज फ्री रोटेशन अबाउट C2C3 सिग्मा बॉन्ड। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो आपसे बात कर रहे हैं इस वाले बॉन्ड के फ्री रोटेशन की। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द सेम मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज रिपीटेड आफ्टर द रोटेशन ऑफ। लैंग्वेज ध्यान से पढ़िए बच्चों। आपसे बोला हुआ है कि जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनेगी वो कितने रोटेशन के बाद रिपीट होगी, है ना? तो सबसे पहले अपन इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म बना लें। तो बच्चों C2C3 बॉन्ड के अक्रॉस जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये मैंने फ्रंट वाला कार्बन बना दिया और इस पर जो एक मिथाइल और 2 हाइड्रोजन होंगे ये मैंने बना दिया। इसके अलावा अनदर कार्बन की बात कर लेता हूं तो ये हो जाएगा बच्चों अनदर कार्बन। मैक्सिमम स्टेबल फॉर्म जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो बल्की ग्रुप होते हैं, बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, उसको एंटी साइड पे रखते हैं ताकि रिपल्शन कम हो और स्टेबिलिटी ज्यादा हो। ठीक है जी। तो यहां पर आप ले लीजिए मिथाइल और रेस्पेक्टिवली बच्चे कुचे जो एलिमेंट है वो अकॉर्डिंगली आप अरेंज कर दीजिए। तो ये तो है आपके सामने मैक्सिमम स्टेबल कन्फर्मर, जिसको एंटी कन्फर्मर भी नाम दिया जाता है, एंटी अरेंजमेंट भी बोला जाता है। अब बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज को बड़े ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा कि आपसे बोला जा रहा है कि इसको कितना रोटेशन दिया जाए कि सेम फॉर्म बने। ठीक है ना? कई बार बच्चे लैंग्वेज पढ़ने में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा मैंने कई बार देखा है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आपको पहचानना है कि यही फॉर्म कितने रोटेशन के बाद आकर रिपीट होगी। तो सोचो अगर मैं ब्लू कलर वाले मिथाइल पर फोकस कर लूं तो मैं इसको घुमा रहा हूं 60, 120, 180 ना। 180 पे तो मिनिमम स्टेबल बनेगी, हमें तो सेम बनानी है। तो और आगे बढ़ते चलो, शायद आप समझ गए होंगे। यस, पूरा एक सर्कल, पूरा एक चक्कर इसको घुमाना पड़ेगा तभी जाकर के सेम फॉर्म रिपीट होगी। और इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा 360 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये भी बहुत ही बेसिक सा सवाल है लेकिन इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान से देखिएगा। इथाइल क्लोराइड की एक बार रिएक्शन करनी है NaNO2 के साथ, प्रोडक्ट A बना रखा है, और दूसरी बार में रिएक्शन कर रखी है AgNO2 के साथ, B बना रखा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रोडक्ट A और B आखिर बनेगा ये क्या बनेगा। अब कई बच्चे जल्दबाजी में सोचते हैं कि यार दोनों सेम ही तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बड़ी कंसेप्चुअल डिफरेंस यहाँ पर है और उसी के बिहाफ पर क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर मैं NaNO2 मिलाता हूं तो बच्चों NaNO2 की स्ट्रक्चर होती है ऐसे, NaNO2 की स्ट्रक्चर होती है ऐसी। और इसके अंदर आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि NaNO2 क्या होता है, आयनिक नेचर का कंपाउंड सोडियम मेटल की वजह से। तो अगर ये आयनिक नेचर का कंपाउंड है तो उसके अंदर जो अटैकिंग स्पीसीज होगी वो ये होगी, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, और ये अल्टीमेटली क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। तो ये वाला पार्ट एज इट इज आकर के लिविंग ग्रुप के प्लेस पर आ जाएगा, है ना। यानी कि ये वाला आंसर बनना चाहिए NaNO2 के साथ। और अगर अपन बात करते हैं सिल्वर नाइट्राइड की यानी कि AgNO2 की, तो बच्चों इसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसी।
अब यहां पर एक छोटा सा जो डिफरेंस है ध्यान देने वाला, वो ये है कि यार सिल्वर मेटल की वजह से ये वाला जो कंपाउंड है ये आयनिक नहीं होता, बल्कि ये होता है कोवेलेंट। कोवेलेंट होने का मतलब कि यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर कम होगा, आप चार्ज पार्शियली दिखा सकते हैं, यानी कि इस नेगेटिव की जो रिएक्टिविटी है ये चार्ज कम होने की वजह से कम होगी। और आप जानते हैं कि अगर दो या दो से ज्यादा अटैकिंग साइट्स होती हैं तो जो बेस्ट होती है वही पार्टिसिपेट करने जाती है, और यहाँ पर जो बेस्ट अटैकिंग साइट है वो मानी जाती है नाइट्रोजन का लोन पेयर, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले ऑक्सीजन से कम है। तो बच्चों इसके अंदर नाइट्रोजन वाली साइड से अटैक होगा जो अल्टीमेटली इस क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। और बच्चों नाइट्रोजन से अगर अटैक करोगे तो जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, NO2 यानी कि नाइट्रो। तो फर्स्ट वाले में तो नाइट्राइट और सेकंड वाले में नाइट्रो, और ये आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो इसका सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही है। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच वन विल रिएक्ट विद एसीटोन टू गिव अ प्रोडक्ट दैट कंटेन्स कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। कुछ कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं, आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप एसीटोन से रिएक्शन करवाते हैं तो ऐसा प्रोडक्ट बनना चाहिए जिसके अंदर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए। तो सबसे पहले अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो सोचिए बच्चों थोड़ा सा थ्योरी को। ये तो हो गया एसीटोन। अब कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड लाने वाले जो रिएजेंट होते थे ये होते थे बच्चों ऐसे वाले, जिसको बोला जाता था अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन लेकर के हम रिएक्शन करवाते हैं तो इसके अंदर कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, और जो आंसर बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है एसीटोन के रेस्पेक्ट में, उसके अंदर बच्चों ये जो डबल बॉन्ड है ये आता हुआ नजर आता है, जिसकी बात यहाँ पर आपसे की जा रही है। तो जो कॉन्सेप्चुअल बात हो गई वो ये हो गई कि आपके सामने ऐसा रिएजेंट होना चाहिए जिसमें NH2 हो। Z कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, लेकिन NH2 होना जरूरी है, तभी जाकर के प्रोडक्ट में ये C डबल बॉन्ड N आपको नजर आएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो आइए NH2 देखें, फर्स्ट वाले में नहीं है, सेकंड वाले में भी नहीं है, थर्ड वाले में भी नहीं है, और यहां पर तो है NH2, और यहां पर अगर है तो आपका जो आंसर जाएगा वो अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। ये वाला जो सवाल है ये पूरी तरह से मैकेनिज्म ओरिएंटेड है, जिसके अंदर एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपको दे रखी है, इसका हाइड्रेशन करना है लेकिन H+ के बदले D+ की प्रेजेंस आपको बता रखी। तो आइए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले जो माहौल है D+ वाला, उसको पोलरिटी के हिसाब से आप कंज्यूम करिए। तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग करा दिया और अकॉर्डिंगली मैं D+ को जोड़ूंगा। तो जैसे ही D+ जुड़ेगा तो बच्चों जो इनिशियल कार्बोकेटाइन बनेगा, जो इनिशियल स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ध्यान से देखिएगा। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना हुआ है बच्चों ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। आराम से एक अप्रोच दिमाग में आनी चाहिए कि इसके अंदर अगर मैं हाइड्रेट की शिफ्टिंग कर लूं ऐसे, तो हाइड्रेट की शिफ्टिंग करने से ये जो 2 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन है ये 3 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने हाइड्रेट की शिफ्टिंग करके 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन बना दिया। अब बच्चों ये जो 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन बना हुआ है इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करनी है, और वाटर के साथ जब आपको रिएक्शन करनी है तो अल्टीमेटली यहां पर क्या आ जाएगा, OH। जो कार्बोकेटाइन आपने बनाया था वहां पर क्या आ जाएगा, OH। अब आराम से आप ऑप्शन देखिए कहां पर यह चीज सेटिस्फाइड होती हुई नजर आ रही है। आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसलिए बच्चों आपका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 4 होगा इस वाले क्वेश्चन में। बस कंसेप्ट यही होता है कि आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना आना चाहिए, जस्टिफाई करना आना चाहिए। अगर वो आपने जस्टिफाई कर लिया तो कार्बोकेटाइन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ये काफी फेमस भी हैं और काफी आसान हो जाते हैं। बस रीअरेंजमेंट का आपको ध्यान रखना होता है। इस वाले क्वेश्चन में भी वापस से कार्बोनिल कंपाउंड्स इन्वॉल्व, और क्यों ना हो, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में मेरे ख्याल से सबसे बड़ी फैमिली एल्डिहाइड कीटोन ही होती है, इसलिए वहीं से इस वाले क्वेश्चन को हमने कंसीडर किया हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले आपको प्रोडक्ट नंबर A बनाना है, फिर PCl5 मिलाने के बाद प्रोडक्ट नंबर B बनाना है। तो आइए बच्चों स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, करते हैं। सबसे पहले आपको एक कीटोन दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है कि इसमें आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलाइए। तो बच्चों ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया OMgI, और यहां पर न्यूक्लियोफाइल यानी कि CH3 आपने जोड़ दिया। अब इसके बाद आपको इसका हाइड्रोलाइसिस करना है।
तो जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो पोलरिटी के हिसाब से ऐसे HOH आ जाएगा। तो जैसे ही इस तरीके से आप HOH लिखोगे तो बच्चों एक एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल बनता हुआ आपको नजर आएगा। और फाइनली जब आप PCl5 मिलाते हैं तो बच्चों PCl5 की नेचर है कि PCl5 क्या करता है, आसानी से OH को हटा करके Cl ला देता है, ठीक है ना, आसानी से OH को हटा करके Cl ला देता है। तो इट शुड बी अवर फाइनल आंसर दैट इज 3 डिग्री हेलाइड। तो आराम से ऑप्शन देखिए, आई थिंक ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये नजर आ रहा है और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करेगा। अब देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन के अंदर रिएक्शन कौन सी होगी, क्या बनेगा, उसमें एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस इतना सा सोचना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कौन रिएक्शन कर लेगा और कौन रिएक्शन नहीं करेगा। बच्चों ऑलरेडी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर एक बहुत ही शानदार सा वीडियो में बना चुका हूं जो आपको ऊपर लिंक से नजर आ रहा होगा, आप उस लिंक को भी देख सकते हो, उसमें सारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका तैयार हो जाएगा। तो बच्चों ऑप्शन के हिसाब से अगर अपन चल लें तो ये है ज़ेरेविटनॉफ रिएक्शन वाला ऑप्शन, ये भी वही है जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है और ये भी वही है जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है। लेकिन बच्चों यहां पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, कोई NSR करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और टेक्निकली अगर बोलूं तो ये भी एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है और ये भी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। तो अल्टीमेटली दिस इज द ऑप्शन जो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं ला पाएगा या यूं कह सकते हैं कि रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर, एक रिएक्शन आपको दिखा रखी है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। और क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्टिंग ये है कि जो ऑक्सीजन है उस पर आइसोटॉपिक लेबल लगा रखा है O16 या फिर O18। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछने के पीछे एग्जामिनर का मकसद यही होता है कि आपको मैकेनिज्म का या सही तरीके का आइडिया है या नहीं है। अगर आइडिया है तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको परेशान नहीं कर सकते। तो बच्चों आप जानते हैं कि जो एस्टर होता है, इस एस्टर के अंदर OR होता है लीविंग ग्रुप, जो अल्टीमेटली NSR के अंदर रिप्लेस हो गई होगा। और यहां पर जो H2O आपको दे रखा है उसको उसी के हिसाब से यूज कर लूं तो बच्चों इसको तो अपन दे देंगे H और यहां से जो वाटर है इसका OH आ जाएगा यहां और इसके अंदर क्या है O16, तो इस पे एज इट इज 16 लिख दीजिए, ठीक है ना। तो बस ये लिविंग ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट याद करिए, एस्टर में हमेशा ये आपकी हेल्प करता रहेगा। तो आइए बच्चों ऑप्शन पढ़ें। पहले वाले ऑप्शन में जो 16 है उसका एसिड बन गया और दूसरे वाला जो एल्कोहल है वो 18 बन गया। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 वेरीफाइड हो चुका है। तो आंसर नंबर 1 यहाँ पर सही है ना। ये बच्चों 18 की वजह से गलत हो जाएगा, है ना। ये इसकी अगर बात कर लूँ तो इसकी वजह से गलत हो जाएगा और ऐसे ही ये 18 है लेकिन इसके अंदर ये 18 हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए 3 ऑप्शन में गलतियां कर रखी है और वो गलतियां ऐसी हैं जो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको बड़ी आसानी से पकड़ में आ जाएगी कि वो वाले आंसर आखिर सही क्यों नहीं है। हाँ जी, हम नीट एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं और नॉमेनक्लेचर IUPAC वाला क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने आज के इस गेस्ट पेपर में एक IUPAC का क्वेश्चन भी आपके सामने तैयार किया हुआ है। ध्यान से पढ़िए बच्चों, दिखने में बड़ा आसान है लेकिन बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन नजर आ रही है, सर ये जिगजैग वाली चेन ले लेंगे, लेकिन उस प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबरिंग कहां से करोगे। तो जवाब है जहां से सारे के सारे सब्स्टिट्यूट नियर आ जाए। कई बच्चे जल्दबाजी में गलती क्या करते हैं कि केवल ब्रोमो को नियर लाना चाहते हैं। अरे 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो तीनों सब्स्टिट्यूएंट अल्टीमेटली नियर आने चाहिए। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए बच्चों, मेरे ख्याल से अगर अपन ऐसे वाली नंबरिंग करें तो इसके अंदर 2 मिथाइल ऐसे हैं जो कि 2 और 3 पे आ जाएंगे, जबकि आप अगर यहां से नंबरिंग करते तो केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आ पाता, बाकी दूर आ जाते। तो इसलिए बच्चों इसमें ये वाली जो नंबरिंग मैंने करी है ये बिल्कुल सही मानी जाएगी। अब नंबरिंग करने के बाद नाम लिख लेते हैं और नाम लिखते समय कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको फॉलो करना होता है। तो 5 पे आ जाएगा ब्रोमो, बिल्कुल सही है। इसके अलावा 2-3 पे आ जाएगा डाइमिथाइल, परफेक्ट है। और लास्ट में आ जाएगा 6 कार्बन की सैचुरेटेड चेन यानी कि हेक्सेन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 4 होगा।
हाँ जी बच्चों, तो ये था नीट 2022 का एक्सपेक्टेड गेस पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखिए, पेपर कैसा भी आए, आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हैं, आपने अगर प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और जैसा मैं हमेशा आपको कहता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने का नहीं, समझने का सब्जेक्ट है। तो बच्चों, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। मेरे जो वीडियो हैं उसमें कुछ सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज भी आने वाले हैं, और कुछ गेस पेपर भी आने वाले हैं। तो इन वीडियोस को देख करके भी आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इसीलिए ये यूट्यूब चैनल बनाया गया है, जिसकी सहायता से आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है। तो अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिए।